जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। एक साल हो गया है इसराइल की क्राइसिस को। एक साल पहले इसी टाइम के करीब में हमको पता चला था कि भाई हमास ने इसराइल के साथ क्या किया था। उनके सदर्न एरिया के अंदर किबुट्स के अंदर घुस के करीब करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उठा रहा था। 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बना के लेके गए थे, जिसके अंदर छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे भी थे। और हमने ये सारा कुछ देखा इसराइल की तरफ से नहीं, हमने ये सारा कुछ देखा हमास के अपने बॉडी कैम्स में से, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में से, जो उन्होंने इसराइल के साथ किया। एज अ मैटर फैक्ट, उनको इतना प्राइड था कि उन्होंने ये बोला कि साहब अगर अगर हमको मौका मिला तो हम ये दोबारा 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 करते रहेंगे। तो एक साल उस चीज को हो चुका है। द वॉर गोज ऑन। गाजा के अंदर ऑब्वियसली अटैक्स और इसराइल की जो ऑपरेशंस हैं वो तो चल ही रहे हैं। एंड जैसा कि काफी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और इस चैनल पे भी हमने बोला था कि साहब ये वॉर यहाँ पर खत्म नहीं होगी और ये एक्सपैंड करेगी इनटू ईरानियन प्रॉक्सीज। ईरानियन प्रॉक्सीज पे तो एक्सपैंड करी करी, बट अभी हमको दिखता है कि ईरान के अंदर भी काफी सारे, ईरान के अगेंस्ट भी काफी सारे टेंशन हैं। जैसे हमने कल रात को पथिकृत जी से बात करी कि भाई इसराइल किस तरफ, किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो जरा देखें कल कुछ एक्टिविटीज हुई हैं, उस पर हमको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, सो दैट वी कैन मेक आउट कि हो क्या रहा है आसपास। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज अक्टूबर 7 है और एफबीआई की तरफ से एक वार्निंग आई है कि अमेरिका के अंदर पोटेंशियल अटैक्स हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है, वायलेंट अटैक हो सकते हैं अक्टूबर 7 की एनिवर्सरी को देके। आप दुनिया भर में देखेंगे आज, जो स्पेशली वेस्टर्न वोक कंट्रीज हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, बड़े बड़े झंडे वंडे लेके लोग निकलेंगे, यहां तक कि हमास और हिजबुल्ला और आईसिस के झंडे भी निकलेंगे। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये सब होने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है कि वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरफ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी तरफ से काफी रेजिस्टेंस आ रहा है इसराइल को कि भाई आप ये क्या कर रहे हो यार, ये तो गड़बड़ है, दिस दैट। उस चीज का जवाब भी कल नेतन्याहू ने दिया है। एंड आप कुछ भी कहें, लेकिन कल का जवाब जो नेतन्याहू की तरफ से आया है, यू विल हैव टू अग्री विद दैट। लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि साहब इसराइल मस्ट रिटेलिएट अगेंस्ट ईरान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको रिटेलिएट करिए, बट रिटेलिएशन को प्रोपोर्शनेट रखना है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये वॉर के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का जो एक लॉजिक चलता है, ये किस तरफ से आता है, किसने लेके आया, कौन ये एक राइटर है या थिंकर है, या कौन ये एक 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 एकेडमिक है जिसने प्रोपोर्शनैलिटी का एक डिबेट निकाला है वॉर के अंदर। ये मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि जब वेस्टर्न पावर्स वॉर पे जाती हैं, 1-1.5 मिलियन लोग इराक में मार देते हो, 1-1.5 मिलियन लोग आप अफगानिस्तान में मार देते हो, उतने ही लिबिया में मार देते, पता नहीं काउंटलेस पीपल हैव बीन किल्ड। उस टाइम पे प्रोपोर्शनैलिटी का कोई डिबेट नहीं आता। यही प्रेसिडेंट बाइडेन से मैं पूछना चाहूंगा कि ये भी उस टाइम पे सेनेटर थे कि जब 9/11 का अटैक हुआ, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई अमेरिका में, एंड इट वाज अ टेरिबल इंसिडेंट। तो आपको भी जाके 3,000 लोगों को मार के वापस आ जाना चाहिए था, अगर प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप बात करते हैं। क्यों आपने 4 कंट्रीज के अंदर इन्वेजन करा, इसका कोई जवाब आएगा नहीं वहां से। और ये बोल रहे हैं कि साहब, बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि भाई इसराइल को हम अर्ज करते हैं कि भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मत अटैक करिए। और ये वही अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है जिसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं बिकॉज इट हैज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आपको समझ में आता है कि भाई लोग बोलते हैं ना अमेरिका भारत को इतना गंदी तरह क्यों ट्रीट करता है। साहब इसका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, इसराइल, ये उसको ऐसे ट्रीट करता है, तो आपको क्या लगता है भारत को फूलों की माला फैलाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आके बोला कि भाई इसराइल को मारना चाहिए, ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट को, देखी जाएगी उसके बाद क्या होता है। अब ये देखिए, ये दो एक्सट्रीम आते हैं अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से। यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूरोप में स्पेशली प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सरप्राइजिंगली बोला है कि साहब इसराइल के वेस्ट जो सप्लाईज आ रहे हैं वेपन्स के, उसको रोक देना चाहिए। और काफी और भी देश ऐसे हैं कि जो बोलते हैं नहीं नहीं, रोक दो रोक दो रोक दो। अब मैक्रोन अपने थोड़ा वोट बैंक के लिए खेल रहा है, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में इस टाइम पे क्या हो रहा है, किसका एक दबदबा बढ़ रहा है, स्पेशली यूरोप के अंदर। लेकिन इसराइल इस टाइम पे मूड में नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली नाम लेके बोला, शेम ऑन देम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, प्रेसिडेंट मैक्रोन को बोला, शेम ऑन हिम।
तो ये बड़े हार्ड स्टेटमेंट्स हैं, अनडिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स हैं जो नेतन्याहू ने दिए। नेतन्याहू ने ये भी बोला कि देखिए साहब, इजराइल इस टाइम पे 7 डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ रहा है। हमास इन गाजा, हिजबुल्लाह इन लेबनान, हूतीज जो है रेड सी के अंदर, शियाइट मिलिशिया जो है इराक में है, सीरिया में है, और भी इधर उधर फैले हुए हैं। जुडेया सुमेरिया और ईरान का जो फ्रंट, जुडेया सुमेरिया का एक फ्रंट है, और जो ईरान का एक मेजर फ्रंट इसराइल के सामने है। टोटल 7 फ्रंट्स पे इसराइल इस टाइम पे लड़ रहा है, और सातों जगह से इसके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग थ्रेट्स हैं इस टाइम पे। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो जो भारतीय हैं थोड़े बहुत, जो इस चीज को बोलते हैं कि भाई ढाई ढाई फ्रंट हो गया, आप तो गया भारत, ये देखिए वो देखिए। अगर एक देश के अंदर गमशन हो और एक रिजॉल्व हो, 7 8 10 फ्रंट पे वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। एंड इसराइल इज शोइंग दैट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कभी बोलता नहीं कि भारत को इसराइल से सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई डोंट से दैट, बिकॉज सिचुएशंस डिफरेंट है। भारत को अपनी पॉलिसी अपने आप बनानी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लेने चाहिए। वी नीड टू लुक एट अराउंड द वर्ल्ड टू सी भाई दुनिया में क्या हो रहा है। ऑल्दो भारत का इस गेम के अंदर काफी रोल धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा, क्योंकि ईरानियंस भी बोल रहे हैं भारत को कि जरा जरा इसराइल से बात करो, इसराइलीज भी बोल रहे हैं भारत से जरा यार ईरानी से बात करो, ये सब बंद करें, ये सब ड्रामा। बैक एंड पे ये चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे एक बहुत अग्रेसिव पोस्चर इसराइल ने ले रखा है। कल इन्होंने ये भी बताया, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, कि हिजबुल्लाह का भी एक प्लान था अटैक का 7 अक्टूबर की तरह, प्रोबेबली ऑन द सेम डेट जो आज की डेट है, जिसको तोड़ ताड़ के इसराइल ने बराबर कर दिया। सबसे पहले आपको याद होगा एयर स्ट्राइक शुरू हुई थी, उसके बाद पेजर अटैक्स हुए, उसके बाद जोर से एयर स्ट्राइक्स और हुई, उसके बाद नसरुल्लाह को उड़ाया, उसके सक्सेसर को उड़ाया। अभी तीसरा बंदा है जिसका नाम मैं याद करने को सोचता नहीं हूं, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम वो रहेगा। ठीक है, तो इसराइल हैज बीन हिटिंग द प्रॉक्सीज हार्ड। ईरान के जो 4 5 प्रॉक्सीज हैं आसपास, हिजबुल्लाह, हमास, हूतीज, ये जो 3 H हैं, पहले इनको देखते हैं। हमास की तो बैंड बजा रखी है। हिजबुल्लाह स्टिल हैज कैपेसिटी, लॉन्च मिसाइल्स करते हैं वो, और कल भी कोई 50 100 150 200 मिसाइल लॉन्च करी इन्होंने। लेकिन इसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरी तरह से तोड़ताड़ के बराबर कर दिया इन्होंने। प्लस दे हैव मेड हिजबुल्लाह अ बिट नर्वस कि यार हमारे अंदर कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है, कि इसराइल ने जो हमारे साथ किया, पेजर अटैक किया, और जिस तरह से हमारे लीडर को मारा, कितनी इन्फिल्ट्रेशन हमारे अंदर हो रखी है मोसाद की, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। और यही एक गेम ईरान को भी लग रहा है कि साहब IRGC के अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है। तभी ईरान के अंदर जो भी ऑपरेशंस इन्होंने कैरी आउट करे, फॉर एग्जांपल इस्माइल हनिया को मारा वहां पर, तो देर यार कहीं ना कहीं से तो न्यूज निकली होगी ना, एंड दैट न्यूज हैड टू कम फ्रॉम विद इन ईरान। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के सामने गेस्ट हाउस के अंदर उसको ठोक दिया, तो ये न्यूज तो ईरान के अंदर से ही आएगी। हिजबुल्लाह, हूतीज, हमास, उनको तो ठोक रहा है। कल हूतीज के ऊपर भी अमेरिकन कोalition ने अटैक करा है। इसराइल ने पिछले हफ्ते में करा था मैसिव अटैक ऑन द ऑयल डंप्स एंड स्टफ लाइक दैट। एक पोर्ट पे ऑयल डंप्स एंड काफी चीजों पे अटैक हुआ। बेसिकली इसराइल करने की कोशिश क्या कर रहा है कि इसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं उसको इतना वीकन कर दो कि इवन इफ अगर ईरान चाहता है उनको रीसेट करने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। क्योंकि आप देखिए ये एक आइडियोलॉजी है, आप बंदे मार लो लेकिन आइडियोलॉजी मारना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए इसराइल को ईरान का आमने सामना करना पड़ेगा, और वो चाहे कन्वेंशनल तरह हो, अनकन्वेंशनल हो, कि अंदर कुछ गेम खेलने की बात हो, वो तो इसराइलीज को अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने और भी हिजबुल्लाह के ऊपर रेड्स रखे हैं, और एक और कमांड कॉम्प्लेक्स जो लेबनान के अंदर था, बेरूट में, उसको कल परसों में तोड़ा है। यहां तक कि 12 जो चैनल 12 है इसराइल का, उन्होंने बोला है कि जो कुड्स फोर्स के इस्माइल कानी है, उन्होंने कंफर्म करा है नसरल्लाह के बंकर में वो थे। काफी हद तक इसके बारे में डिनायल्स आ रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल जो IRGC के हैं थे, कासिम सुलेमानी के आगे थे, जिसको ट्रंप ने मारा था, ये वो आदमी थे। तो इनको भी तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। अब देखिए फ्रेंच ने ये डायलॉग तो मार दिया, तो इजरायली ने बोला अच्छा आप हमारे वेपन्स बंद करोगे, हम यही वेपन्स यूज करके आपके जितने एसेट्स हैं लेबनान में उसको तोड़ेंगे। टोटल एनर्जीज गैस जो एक कंपनी है फ्रांस की, जो अफ्रीका में काम करती है, लेबनान में काम करती है, बहुत बहुत जगह पे काम करती है, दाया डिस्ट्रिक्ट के अंदर सदर्न बेरूट में उसको तोड़ ताड़ के कल बराबर कर दिया। तो इसराइल इज ऑल्सो सेंडिंग अ मैसेज कि देखो यार ऐसा है, हमारी सर्वाइवल का यहां पर इशू है।
अगर आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट भी जाएंगे। देखिए, इज़राइल नोज़ ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद कहीं न कहीं जो सेटलमेंट होगा इस रीजन का, उसके अंदर इज़राइल को एक अपर हैंड रख के रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट विल द गेम वुड हैव बीन लॉस्ट। यही गेम सऊदी अरेबिया भी खेल रहा है। उसको पता है इस रीजन के अंदर रीसेटलमेंट होने वाली है, तभी वो अपने जो एक-एक मूव करता है, बड़े सोच समझ के करता है, ताकि इन द फ्यूचर उसकी जो एक पोज़ीशन है इस रीजन के अंदर, उस पे हार्म ना हो। अब देखिए अल जज़ीरा ने कल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आईडीएफ सोल्जर्स के नाम, पते सारे कुछ एक नई डॉक्यूमेंट्री के अंदर रिलीज कर दिए। और जब इज़राइल ने इनको रमाला के अंदर या कहीं पे इनका ऑफिस बंद कराया था, तो पूरी दुनिया में हवा मचा हुआ था कि यार ये तो फ्री मीडिया आउटलेट है, इसको बंद क्यों किया? आप जब सोल्जर्स के नाम, पते और ये सब चीज़ रिलीज़ करते हो, यू आर एज़ गुड एज़ द एनिमी। तो ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए अब लोगों को, बट कोई बोलेगा नहीं। और यही सिचुएशन भारत के साथ भी होती है, क्योंकि भारत अगर कुछ कर ले, तो दुनिया भर से जो-जो चीज़ें आती हैं, वो अलग ही तौर में आती हैं। हैविंग सेड दैट, इज़राइल के पास एक एडवांटेज है कि अमेरिका के अंदर उसकी एक लॉबी है, उसके एक एक सेटअप है, जहां पर अमेरिका इज़राइल को इग्नोर कर नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री बनती है इज़राइल के ऊपर, लेकिन कहीं पे भी हमास, हिजबुल्लाह का कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। ये है रियलिटी। और इसी को आप भारत के साथ ट्रांसपोज़ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैसे आते हैं। खालिस्तानियों को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर हम कुछ कर दें, तो हमको बोला जाता है कि भैया आपने तो हमारी सॉवरेनिटी तोड़ दी। अब ये ठीक है, ये डिबेट चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता ही है एक बड़ी गेम जो चल रही है गहरे राज्य के साथ, वो तो भारत खेलता ही रहेगा। वापस आते हैं इज़राइल ईरान पे। कल शाम को एक न्यूज़ आई कि ईरान ने जो अपना वेस्टर्न एयर स्पेस है, उसको बंद कर दिया। अब ये न्यूज़ काफ़ी हद तक आती है, थोड़े टाइम तक आती है, फिर चली जाती है, ये होता है, वो होता है। कहीं न कहीं ये जो टाइम लग रहा है इज़राइल को डिसाइड करने में, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एस्केलेटरी लैडर जो है, वो कितना ऊपर जाए, कितना नीचे जाए, इज़राइल को किस तरह से इज़राइल उसको कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में डिबेट ज़रूर चल रही होंगी। एक और जो चीज़ है कि साहब वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार किसी तरह से इसको ज़रा फिक्स्ड मैच करके खत्म करें, जैसे पहले किया था, बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू गो हेड ऑन, क्योंकि इज़राइल को भी डैमेज होगा। इज़राइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि भाई जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स इस बारी जो फेंकी उन्होंने, डैमेज तो हुआ है इज़राइल को भी। So they might be looking at how do we balance this? होगा क्या एंड में, आई डोंट नो, बट these discussions I am sure are happening inside Israel and its friends and allies. सऊदी अरेबिया ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने बोला कि साहब ये हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन, ये सब बकवास मेरे कंट्री में चलेगा नहीं। ये कोई भी सारा सिंबल विंबल लेके घूमेगा, उसको उठा के मैं जेल में फेंकूंगा। यही गेम कतर में भी हो रहा है, बाय द वे। कतर जो बैक एंड पे इतना सब कुछ सपोर्ट करता है, वहां पर भी ये भी यही रूल है, और इमराटी कंट्रीज के अंदर भी यही रूल है। तो ओवर्टली ये लोग ओपनली आके इज़राइल का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बैक एंड में आपको सबको दिखता है कि इनको भी चाहिए यार ये सिरदर्दी खत्म करो इस जगह से। नहीं तो हमारा जो रीजन है, जो मिडल ईस्ट का रीजन है, वेस्ट एशिया का रीजन है, ये कभी भी पीसफुल नहीं होगा। लेबनान में क्राइसिस चल रही है, देयर इज नो क्वेश्चन, भारत ने थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है वहां पर, क्योंकि देखिए कम से कम नहीं तो 4.25 लाख लोग भाग चुके हैं लेबनान से बिकॉज ऑफ दिस वॉर। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, देयर इज नो क्वेश्चन। लेकिन एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, यही लोगों के बीच में छुप के हिजबुल्लाह अपने ऑपरेशंस करता है। तो किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, इसका डिबेट तो भाई अगले 100 साल तक चलता रहेगा। बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज, एक थ्रेट है, और उस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए इसराइल को अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड भारत को ये चीज बड़े क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि कल को आपके साथ भी ऐसा कोई थ्रेट हो और आपके ऊपर प्रेशर आए कि भैया मत लो मिलिट्री एक्शन, ये चलेगा नहीं। सो बहुत लोग जो हमको बोलते हैं भारत को क्यों ब्लाइंडली सपोर्ट करता है इसराइल को, वी शुड नो। मैप की एक कंट्रोवर्सी हुई कि भाई वो हमारा मैप नहीं दिखाता ढंग से, ये वो दिस दैट। ऑल्दो इजरायली एम्बेसडर ने आके बोल दिया जी गलती होगी, ये वो दिस दैट, बट यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, भारत आल्सो रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टाइन। मैच्योर कंट्रीज होती हैं जिनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस को साइड में रख के अपना काम करते हैं। चाइना जैसी कंट्री नहीं होती जो मैच्योर होती है, जो डिफरेंस के ऊपर उंगली करता रहता है और दूसरी कंट्री को बोलता है भूल जाओ, वो होगा नहीं। इसराइल आल्सो कीप दिस ऑन द साइड, वी आल्सो कीप दैट ऑन द साइड। अब देखिए इसराइल के अंदर एक अमेरिकन
गंदे डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस तो है ही है, तो ऑब्वियसली ये मैप, ये वो, ये सब चीजें होंगी। ऑल्दो इजराइल ने बोला है कि हम ये मैप चेंज करेंगे, दिस इज अपॉलजीज, हम लोग ये दोबारा नहीं करेंगे, सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। एंड इस टाइम पे भारत का जिस तरह से सपोर्ट इजराइल की तरफ आ रहा है, दिस इज बीइंग नोटेड नॉट जस्ट इनसाइड भारत, इनसाइड इजराइल, बट अराउंड द वर्ल्ड इज वेल। हमारे इंटरेस्ट दोनों जगह पे है, चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड हाइफा पोर्ट इन इजराइल। तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ये सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं दे नीड टू सिट ऑन द टेबल टू कम टू टर्म्स कि साहब आपको भी रहना है, हमको भी रहना है यहाँ पर। बट ये होगा नहीं, ये चीज हमको भी पता है। जो एक फेनेटिसिज्म है, रेडिकलाइजेशन है इस रीजन के अंदर, ईरान ने जिसको बढ़ाया है, एंड लेट्स नॉट हैव एनी कॉम सेइंग इट, ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस भी हैं, लेकिन लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड उसने जो जो चीजें करी हैं। इसराइल के साथ भी ये ब्लेम लगता है कि काफी हद तक सीआईए से मिलके काफी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी उल्टे काम करे हैं। दोज आर द रियलिटीज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके एविडेंस है नहीं है, ये बड़ी डिबेटेबल चीज है, बट इन द लॉन्ग टर्म भारत का ये इंटरेस्ट रहेगा कि दिस रीजन नीड्स टू स्टेबलाइज, नहीं तो आपके जो ट्रेड कॉरिडोर्स और ये सब चीजें आप बात करते हैं, ये आगे नहीं जाएंगे। सो 1 साल हो गया है, देखते हैं आगे होता है क्या, इसके ऊपर ट्रैक हम जरूर रखेंगे, लेकिन तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से। दोपहर में मिलेंगे जोयता बासु जी से, जो हमसे बात करेंगी बंगाल और बांग्लादेश के बारे में, कि बंगाल का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश और बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस बंगाल में क्या हो रहा है, और ये बंगाल में कोई सोल्यूशन है इसका जो प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट देयर। एंड ऑफ कोर्स रात को हम मिलेंगे राजा मुनीब साहब से, जो हमको बताएंगे भाई पाकिस्तान में जो भी लेटेस्ट आग लगी है उसके क्या रेpercussions हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।